सुनहरी जादुई झोपड़ी। दूर एक गांव में वैशाली नाम की एक लड़की अपने चाचा चाची के साथ उनके घर में ही रहती थी। जब वह छोटी थी तभी उसकी माँ किसी गंभीर बीमारी के चलते ईश्वर को प्राप्त हो गई और उसके पिता काम की तलाश में शहर चले गए और कभी वापस नहीं आए। वैशाली बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। वैशाली की चाची सुरीली स्वभाव से बहुत खड़ूस और अत्याचारी थी। वह वैशाली को जरा भी पसंद नहीं करती थी। वैशाली की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। सुरीली चाहती थी वैशाली की शादी किसी भी अहरे गहरे से हो जाए और उन्हें जरा भी खर्च न करना पड़े, इसलिए वह वैशाली का रिश्ता ढूंढती रहती। एक दिन वह बाजार सब्जी लेने जा रही थी। रास्ते में उसने देखा एक बहुत ही गरीब और मजबूर लड़का अपनी बीमार माँ के लिए भीख मांग रहा है। वह सुरीली के पास आता है और बोलता है, मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ पर मुझे कोई काम नहीं देता, मेरी मदद करो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी लड़का तो मेरे बहुत काम आ सकता है, क्यों ना मैं इस लड़के के साथ वैशाली की शादी करा दूं, तभी हम उस वैशाली से छुटकारा पा सकते हैं और ऐसा करके उसकी शादी में एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और हमारे सर से वैशाली नाम का वह बोझ भी उतर जाएगा। फिर हम पति पत्नी आराम से रहेंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ पर मैं तुम्हें जो कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। आप जो कहोगी मैं करूँगा, पर अभी मेरी कुछ पैसों से मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सुरीली उस लड़के को कुछ पैसे देकर घर आ जाती है। अगले दिन वैशाली के चाचा काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी सुरीली उनसे कहती है, अजी सुनते हो, मैंने वैशाली के लिए बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता देखा है। अगर आप हाँ कहो तो मैं आज ही उस लड़के को घर पर बुला लेती हूँ। अरे सुरीली, पर लड़का कैसा है, क्या काम करता है और उसके माता पिता के बारे में तो कुछ पता होना चाहिए ना। बस आ गई ना वही बात आपके दिमाग में। आप तो सोचते हैं अगर वैशाली की माँ होती तो उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाती। रहने दो जी आप, मैं अपनी वैशाली के लिए भला गलत लड़का क्यों ढूंढती। अरे नहीं भाग्यवान, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। ऐसा करो, शाम को तुम उस लड़के को घर पर बुला लो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, ठीक है ना। सुरीली जिस लड़के को घर पर बुलाती है वो कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी लड़का था जिस लड़के की उसने बाजार में मदद की थी, और उस लड़के का नाम रमेश था। ये सारा प्लान सुरीली का ही था। उसने रमेश को नए कपड़े लेने के लिए पैसे दे दिए ताकि वह अच्छे घर का लड़का लगे। रमेश शाम को अच्छे से तैयार होकर सुरीली के घर पहुंच जाता है। रमेश की यही मजबूरी थी कि वह एक गरीब भिखारी था और सुरीली ने उसकी माँ के इलाज के लिए जो शर्त रखी थी वो उसे मजबूरी में माननी पड़ी। रमेश की दूसरे शहर में बहुत बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लगी है। रमेश, तुम्हें पगार कितनी मिलती है? जी वो 50। हाँ, मुझे याद आ गया, तुम्हारी माताजी से मेरी बात हुई थी। 50,000 रुपए, बहुत बढ़िया। तो कब जाना है तुम्हें? जी अगले हफ्ते। और मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए माँ को भी साथ ले जाऊंगा। मैं चाहता था कि शादी अगले 2 दिनों में ही हो जाए और मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे उच्च विचार देखकर मैं बहुत खुश हूँ, पर शादी के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। वैशाली मेरी बेटी की तरह है, मैं उसकी शादी बड़े धूमधाम से करना चाहता हूँ। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? दहेज लेने और देने के हम भी खिलाफ हैं। शादी अगले 2 दिनों बाद ही होगी। सुरीली ने रमेश को सब कुछ समझा बुझा रखा था और रमेश को मजबूरी में सब झूठ बोलना पड़ रहा था। और वैशाली के चाचा भी अपनी पत्नी की बातों में आ गए और वैशाली की शादी रमेश से कर दी। थोड़े बहुत कपड़े और सामान लेकर वैशाली अपनी मायके से विदा हो गई। पर शादी के बाद रमेश वैशाली से कुछ भी नहीं छुपाता। उसे शुरू से लेकर आखिरी तक सारी सच्चाई बता देता है। और ये सारी सच्चाई है वैशाली, अगर तुम अपने चाचा के घर वापस चले जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चाची जी ने आपसे मेरी शादी चाहे किसी भी मंशा से की हो, पर अब आप मेरे पति हो और माँ जी मेरी माँ है। आप दोनों जहाँ रहेंगे मैं वहीं रह लूंगी। मैं वापस जाकर अपने चाचा चाची को और कष्ट नहीं दूंगी। वैशाली रमेश और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव की तरफ चल पड़ती है। वैशाली के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वह खर्च हो गए। वैशाली और रमेश दोनों मिलकर गांव के पास रहने के लिए एक झोपड़ी तैयार कर लेते हैं और वैशाली अपनी सास और पति रमेश के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। रमेश के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह वैशाली के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया करता था।
इसी से उनका गुजारा चल रहा था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे, तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। रमेश और विशाली एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। वह जाकर देखते हैं तो वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे फंसा है। वह दोनों उस बूढ़े व्यक्ति को पेड़ के नीचे से बाहर निकालते हैं और अपनी झोपड़ी में लाकर उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत सेवा करते हैं। कुछ समय बाद उस बूढ़े व्यक्ति को होश आ जाता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। पेशे से मैं एक जादूगर हूँ। जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। अचानक तेज बारिश और हवा शुरू हो गई और मेरे ऊपर एक पेड़ आ गिरा। तुम दोनों अगर वहाँ नहीं आते तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। बाबा जी, ये गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अच्छा, तुम दोनों यहाँ रहते हो? रमेश उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी सारी बातें बताता है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों से कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो। आज से यह झोपड़ी आलीशान जादुई झोपड़ी में बदल जाएगी। जो तुम कुछ भी इस झोपड़ी से मांगोगे वह पल भर में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वह बूढ़ा जादूगर वहाँ से चला गया और उसकी वह झोपड़ी आलीशान घर में बदल गई। अब विशाली, रमेश और उसकी माँ आराम से उस आलीशान झोपड़ी में रहने लगे। उनके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटी विशाली, तुम हमारे घर में लक्ष्मी की तरह आई हो। तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं कुछ दिनों के लिए अपने चाचा चाची से मिलाऊं। हाँ बेटी, रमेश तुम्हें तुम्हारे मायके लेकर जरूर जाएगा। वैशाली बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर अपने चाचा चाची से मिलने जाती है। वैशाली के चाचा उसे देखकर बहुत खुश हुए, पर सुरीली की तबीयत बहुत खराब थी। शायद उसने जो गलतियाँ की थी उसी की वह सजा भुगत रही थी। वैशाली, मैंने तुम्हारे चाचा जी को सारी सच्चाई बता दी है। पता नहीं कैसी बीमारी लगी है, ठीक होने पर नहीं आ रही है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। चाची जी प्लीज ऐसा मत कहें, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वैशाली वापस अपने घर जाती है और जादुई झोपड़ी से बोलती है, मेरी चाची की बीमारी ठीक हो जाए, ऐसी दवा मुझे मिल जाए। वैशाली वह दवाई अपनी चाची को पिलाती है और उसकी चाची बिल्कुल ठीक हो जाती है और वैशाली को गले से लगा लेती है। उस दिन से वैशाली अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।